Okay, so today my topic is discovery of electron, proton and neutrons. Last class में हमने डिस्कस किया था how discovery of cathode rays. ठीक है, तो आज हम लोग एनोड रेस के बारे में पढ़ेंगे और न्यूट्रॉन्स के बारे में. So look at in my last lecture as I told you when ये सबको स्ट्रक्चर याद होगा कि when गैस we take the gas, इसमें गैस अगर हम लोग लेते हैं लो प्रेशर पे तो क्या हो जाता है, कैथोड रे स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी याद करो, मैंने बताया था. वेट फॉर अ व्हाइल. सो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? कैथोड रेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट एज दे कैन रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ. ये बता दिया था. कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन. स्टोनी ने इसका नाम दिया था, स्टोनी नेम्ड इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड रे ट्रेवल विथ हाई स्पीड, इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है. कैथोड रेज कैन कॉज फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस इफेक्ट जो ग्लो होता है ना वो. Cathode rays hit the object on which they fall due to transfer of kinetic energy, because we know kinetic energy formula क्या हो जाता है बच्चों, हाफ mv स्क्वायर. इज इट क्लियर? अच्छा, स्क्रीन फ्रेश नहीं आ रहा है क्या? हाँ, ये थोड़ा से सही नहीं है इसमें थोड़ा. तो कोई नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखो. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. so we know electron has mass, so due to this reason it also possesses kinetic energy. when cathode rays falls on heavy metal, x rays produce. यानी जब तुम कैथोड रेज को किसी भी मेटल सरफेस, सपोज करो किसी मेटल सरफेस पे तुमने एंटर किया, अगर उस पे हिट किया तो याद रखना एक्स रे का प्रोडक्शन होता है. ये बहुत वीवीआई है. What I'm telling, when cathode rays falls on a heavy metals तो आप जानते हो, like transition metal, inner transition metals या alkalis metal में ही higher atomic number वाले, so X-ray are produced. Then cathode rays possess ionizing power. Ionizing means अगर किसी भी गैस से कैथोड रेस को पास करो तो वो आयोनाइज हो जाता है, आयन के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. क्लियर? द कैथोड रेस प्रोड्यूस सिंटिलेशन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट. फोटोग्राफिक प्लेट आप जानते हो, उसमें डॉट डॉट आ जाता है, सिंटिलेशन. अगर फोटोग्राफिक प्लेट पे कैथोड रे हिट करता है तो उसमें डॉटेड आ जाते हैं. क्लियर? दे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटल सीट. यानी अगर कोई मेटल सीट लोगे तो वो उसको आर पार क्रॉस कर सकते हैं. दे कैन इजीली क्रॉस देम. क्लियर? The nature of these rays does not depend upon the nature of the gas or the cathode metal. मैंने आपसे बताया था E by M ratios for cathode rays always fixed. It is equal to 1.75 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी. यही तो आपको बताया था. लमसम वैल्यूज होती है इसकी. तो कैथोड रेस कभी भी गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता. इट इज इंडिपेंडेंट और ये फंडामेंटल पार्टिकल है. अब साइंटिस्ट ने क्या देखा, एनोड रेस को क्या देखा, ध्यान देना. उन्होंने क्या किया, इसी तरह से एक ट्यूब ले लिया जो क्रूक्स ट्यूब था. अब वी नो दिस ट्यूब्स आर फिल्ड ऑफ गैसियस पार्टिकल. बिल्कुल. व्हेन दिस ट्यूब्स, ये सारे जो है गैसियस पार्टिकल से फिल्ड थे. अब इधर से आपका कौन सा रेज निकला? कैथोड रेज निकला. तो जैसे ही कैथोड रेज ने इन गैसियस पार्टिकल पे हिट किया, दे गेट आयोनाइज्ड. और जब साइंटिस्ट ने देखा कि आयोनाइज है तो एक और इनविजिबल रेज निकल रही है. वो किधर से निकल रही है? एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, जिसका नेचर जो है जस्ट ऑपोजिट टू द नेचर ऑफ द कैथोड. मींस क्या बोला? इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द एक्चुअल ओरिजिन ऑफ एनोड रेज, इट इज ड्यू टू द बोmbardment ऑफ कैथोड रेज on the gaseous particle present in the gas tube. फिर से मैं बोल रहा हूं, what is the origin of anode rays? It is due to the bombardment of cathode rays on the gaseous particle present in the gas tube. समझ में आया? ये बार बार लोगों को लगता है कि एनोड रेज स्टार्ट फ्रॉम एनोड, ऑरिजिनेट फ्रॉम एनोड एंड मूव टुवर्ड्स कैथोड. ये रॉन्ग है, याद रखना. एनोड रेज ऑलवेज ऑरिजिनेट ड्यू टू द बोmbardment ऑफ कैथोड रेज ऑन द गैसियस पार्टिकल. क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है कि कैथोड रेज क्या करता है, अगर किसी गैस से पास करता है, गैस को क्या करता है? आयोनाइज करता है. इस चीज को हमेशा याद रखना. तो कहीं इस तरीके से होता है, देख रहे हो बच्चों? इस तरीके से जैसे ही कैथोड रेज गैस पार्टिकल पे हिट किया तो कुछ रेज जो है वो किस तरफ जा रही है? ये देखो, एनोड की तरफ जा रही है. मींस ये कौन सा रेज है? कैथोड रेज. और कुछ रेज देखो कैथोड की तरफ जा रही है, तो ये कौन सा रेज है? एनोड की. दोज रेज व्हिच मूव्स टुवर्ड्स कैथोड आर कॉल्ड एनोड रेज. दोज रेज व्हिच मूव्स टुवर्ड्स एनोड आर कॉल्ड कैथोड रेज. समझ में आया? देखो फिर से बता रहा हूं, मिस्टेक तो नहीं हो गया, मैं फिर से रिपीट करता हूं. दोज रेज व्हिच ऑरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड आर कॉल्ड
cathode rays, and those rays which are not originate, which arises due to the bombardment of these cathode rays on the gas particle are called anode rays. तो अगर तुमसे कोई पूछे क्या एनोड रेज एनोड से स्टार्ट होता है, नहीं, एनोड रेज एनोड से ओरिजिनेट नहीं होता, ये बोम्बार्डमेंट से होता है, बट इसका मूवमेंट एनोड से कैथोड है, इसलिए इसका नाम क्या दिया जाता है बच्चों, एनोड रेज. वन मोर थिंग, दीज रेज एनोड रेज आर ऑल्सो कॉल्ड, इसी रेज को हम लोग बच्चों कनाल रेज भी बोलते हैं, याद रखना. कनाल रेज व्हाई, बिकॉज व्हेन दिस रे ऑरिजिनेट दे मूव्स थ्रू द होल्स, ये देखो इस चीज को, होल्स ऑफ द कैथोड, ये होल्स से मूव करता है. ड्यू टू दिस रीजन एनोड रेज आर ऑल्सो कॉल्ड कनाल रेज. क्या किसी को प्रॉब्लम है इसमें, सब में समझ में आ गया. और कैथोड कैसा लेते हैं, परफोरेटेड. परफोरेटेड मींस दोस कैथोड व्हिच हैज होल्स, मतलब तुमने जो कैथोड प्लेट लिया उसमें होल्स बना दिया, और इसी होल से क्या होती है, एनोड रेज पास करती है. और एनोड रेज में कौन सा ग्लो तुमको दिखेगा, ग्रीनिश सॉरी रेड ग्लो दिखेगा. कोई प्रॉब्लम, अगेन आई एम रिपीटिंग, cathode anode rays originate, anode rays arises due to the bombardment of cathode rays on the gaseous particle in the gas ray discharge tube. means अगर गैस का नेचर बदल जाएगा तो जो E/m का रेशियो है एनोड का, वो भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा. हाँ, वो पहले से ही होल रहते हैं. हमें लेना कैसा कैथोड है, ऐसा कैथोड लेना है जो परफोरेटेड हो, मतलब जो हम मेटल्स जो कैथोड का हम लेंगे वो इस तरीके से होगा, बिल्कुल पहले से ही होल रहेगा. अगर होल नहीं रहेगा तो ये जो रेज है वो कैसे पास होंगी, ये रेज यहां जाके पास होती है, तभी इसमें कौन सा ग्लो आता है, रेड ग्लो आता है. याद रखना कौन सा ग्लो आएगा, रेड ग्लो. इस तरीके से यहाँ पे रेडिश ग्लो आ जाता है, इसी से पता चलता है. लेकिन होता क्यों है बोम्बार्ड में, ये देखो ये गैस पार्टिकल है, ये गैस पार्टिकल है, ये देखो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इसी पे ये कैथोड रेस क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है. जैसे अटैक करता है तो ये गैसेस पार्टिकल क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं. व्हेन दे गेट आयोनाइज वी गेट वन मोर इनविजिबल रेज, जिसका नेचर क्या होगा, इसके नेचर से बिल्कुल अलग है. देखो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एनोड रेज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. यानी एनोड रेज का जो E/m का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगा, गैस के नेचर पे. इसीलिए E/m का वैल्यू जो एनोड का होता है वो नेवर फिक्स, कभी भी फिक्स नहीं होता. और सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, जिसका का मास सबसे कम हो. तो सबसे ज्यादा कम मास किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का. तो अगर तुम गैस रे डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लोगे तो E/m का रेशियो जो होगा वो एनोड का सबसे ज्यादा होता है. क्लियर, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना. क्लियर, इसी रेस को कनाल रेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे ऑरिजिनेट, बिकॉज दे मूव्स from the holes of the cathode. Due to this reason these are called कौन सा रेज, कनाल रेज. और ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं. इस चीज को ध्यान दो, ये सब बेसिक डिस्कवरी है. ये सब छोटी छोटी चीजें अगर आप जान जाओगे. सब ब्लू एरो और रेड एरो में कंफ्यूजन है. ब्लू एरो और रेड एरो में कहाँ कंफ्यूजन है बताओ, एक मिनट रुक जाओ. किधर, ब्लू एरो और रेड एरो. अच्छा, ये ब्लू एरो मींस, देखो ब्लू एरो मींस ये जो आपका एरो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये है पॉजिटिव रेज. मींस जो एनोड के तरफ से कैथोड की तरफ जाए, ये देखो ब्लू एरोज मींस इसको अपन बोलेंगे कौन सा रेज, एनोड रेज. याद रखना इस चीज को. और ये जो आपका रेड एरो दिख रहा है वो देखो कैथोड से स्टार्ट होके किस तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है. तो इस रेज को हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड रेज. बस इससे क्या पता चलता है, दोनों का नेचर क्या ऑपोजिट है. ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. यही तो है, आपको पता है देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज प्रेजेंट, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज. कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और एनोड रेज क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. क्लियर. अब देखो इसका नेचर देखो, एनोड रेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. एनोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल मींस इसमें भी मास होता है. एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज. एनोड रेज में गेट डिफ्लेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. आपको पता है अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है. कैथोड रेज होगा तो किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ. एनोड रेज होगा तो किस तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ. और अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो दोनों रेज क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. देखो लिखा हुआ है एनोड रेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर. अब देखो द E/m ratios of this rays is smaller than that of
इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि आपको पता है मास जो होता है प्रोटॉन का बहुत ज्यादा होता है। जब मास ज्यादा होगा तो E बाय एम का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। और E बाय एम का वैल्यू एनोड रेस का किस पे डिपेंड करता है? गैस के नेचर पे, क्योंकि जैसा गैस लोगे वैसा ही तो आपका बोम्बार्डमेंट होगा, उसी तरह से तो आयनाइजेशन होगा। तो इसलिए E बाय एम का वैल्यू डिपेंडेंट होता है गैस के नेचर पे एनोड रेस के लिए, बट कैथोड रेस के लिए इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? लेकिन आपको पता है चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन का चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑलवेज रिमेंबर, ड्यू टू दिस रीजन हमें पता है एटम्स क्या होते हैं, बार बार आपने पढ़ा होगा, एटम्स आर न्यूट्रल इन नेचर। व्हाई एटम्स आर न्यूट्रल इन नेचर? बिकॉज टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, मींस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक प्लस और एक माइनस, दे विल कैंसिल ईच अदर। तो प्रोटॉन का मास क्या होता है? देखो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, मींस हाइड्रोजन के मास के बराबर हो जाता है। इसको 1 यूनिट आप ले सकते हो। क्लियर? इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। क्लियर? एंड मास ऑफ प्रोटॉन भी बता दिया। स्पेसिफिक चार्ज ऑन प्रोटॉन, स्पेसिफिक चार्ज मींस व्हाट? दैट इज E बाय एम वैल्यू। E बाय एम वैल्यू, स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है? 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। ये मैक्सिमम होता है। कब मैक्सिमम होगा? जब तुम गैस कौन सा ले लोगे? जब आप गैस ले लेते हो हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कम, व्हेन डिनोमिनेटर लेस, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा। एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? आगे आपको इस समझ में दोनों चीजें, एनोड और कैथोड रेज में। और देखो इस तरीके से ये ग्रीन ग्लो आता है, ये देखो, ये एनोड रेस ट्यूब है। इस तरीके से अगर ग्रीन ग्लो आए तो समझना कैथोड, और अगर ये पिंक मींस थोड़ा रेडिश हो जाए तो समझ जाना एनोड रेज है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? तो अगर कोई पूछे डिफरेंस क्या होता है एनोड और कैथोड में, तो याद रखना दोनों क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, अभी बताया, एंड कैरी नेगेटिव चार्ज, एंड दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नेगेटिव प्लेट एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज। पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिकल प्रेजेंट इन एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कैथोड रेज ऑलवेज हैव द सेम चार्ज एंड मास। मींस ये क्या होता है? गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। बट देखो, द चार्ज ऑन द पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द एटम। मास ऑफ द पार्टिकल इज नियरली सेम एज दैट ऑफ द एटम ऑफ द गैस। मींस ये जो इसका E बाय एम का वैल्यू है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। अब ऑरिजिन क्या होता है? दे ऑरिजिनेट फ्रॉम कैथोड। कैथोड रेज कहां से निकलते हैं? कैथोड से। लेकिन देखो एनोड रेज कहां से निकलते हैं? दे आर प्रोड्यूस इन द स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो अगर आपसे पूछे फ्रॉम वेयर एनोड रेज ऑरिजिनेट, तो गलती से भी ये मत लिखना कि एनोड रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम एनोड। इट अराइजेज बिटवीन द स्पेस, अराइजेज इन द स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। यानी अगर यहाँ पे कैथोड है और यहाँ पे एनोड है, तो ये जो कैथोड रेज ने इस गैस पे अटैक किया तभी ये रेज निकलती है। तो एनोड से नहीं निकलती, ये इन दोनों के स्पेस के बिटवीन निकलती है। इस चीज को हमेशा याद रखना। मींस बार बार मैं आपको ये फिगर दिखा रहा हूं, इस फिगर से निकलती है, याद रखना। इनके बीच में ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, इस स्पेस के बिटवीन होती है। इसका नोट्स तो मैं आपको दूंगा, बट ये बेसिक चीजें हमेशा याद रखना। तो अच्छा, जो अभी आपको मैंने बताया कि मास ऑफ जो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, याद रखना 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, मतलब बहुत स्मॉल होता है। तो अगर आप क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन का मास को हम लोग क्या करते हैं बच्चों? नेग्लेक्ट कर देते हैं। याद रखना, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट अगर कोई पूछे मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, तो ये होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, और यही किसी एटम के मास को डिसाइड करता है। मींस मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, याद रखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1840 मास ऑफ प्रोटॉन। ये रिलेशन हमेशा याद रखना। और किसी किसी बुक में इसको 1837 भी लेते, तो घबराने की बात नहीं है। व्हाट आई एम टेलिंग, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1840 मास ऑफ प्रोटॉन। ये हमेशा याद रखना। सो इफ एनीवन आस्क यू व्हिच डिसाइड द मास ऑफ एटम, तो याद रखना प्रोटॉन डिसाइड द मास ऑफ एटम, नॉट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो अपन उसको क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है। क्लियर?
अब साइंटिस्ट ने क्या देखा समझना, साइंटिस्ट ने देखा कि जो किसी भी एटम में क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। और इलेक्ट्रॉन का मास कौन डिसाइड करता है, प्रोटॉन। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एटम के मास को मेजर किया। सपोज किया उसने ले लिया कि किसी एक एटम को ले लिया ए, उसका मास आ गया सपोज करो x ग्राम, लेकिन प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.672 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 केजी। अब साइंटिस्ट देखा प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 केजी, लेकिन उस एटम का मास प्रोटॉन के मास से डिफरेंट आ रहा है, मींस थोड़ा ज्यादा आ रहा है। तब साइंटिस्ट ने सोचा एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देयर इज वन मोर पार्टिकल, वन मोर सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम, और उसका नाम जेम्स चैडविक ने क्या दिया था, याद करो, न्यूट्रॉन दिया था। यानी अगर कोई पूछे किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एटम का मास डिसाइड कौन करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, याद रखना। मींस ये जो डिफरेंस आया था मास का, तभी साइंटिस्ट को पता चला कि एक और पार्टिकल्स एटम्स में होते हैं, और उस पार्टिकल में मास तो होता है लेकिन चार्ज नहीं होता। तो अगर कोई पूछे न्यूट्रॉन में क्या होता है, तो न्यूट्रॉन इज चार्जलेस बट इट हैज मास। और यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, याद करो, मास नंबर पढ़ाया था मैंने, मास नंबर बोलते हैं, याद रखना। तो अगर कोई पूछे एटम में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, तो एटम में पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, याद रखना। क्लियर। अच्छा, अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है, एक चीज थोड़ा देख लो, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन -1 और 0। और अगर कोई प्रोटॉन का पूछे तो याद रखना +1, ये 1, ठीक है। और न्यूट्रॉन का याद रखना 0 1। अब आप पूछोगे सर ये क्या है, ये नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने क्या लिखा है, मतलब नहीं समझ में आ रहा कैसे सिंबल लिखे। ये देखो, ये -1 का मतलब नीचे में हम लोग क्या शो करेंगे, चार्ज, और ऊपर क्या शो करते हैं, मास। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लेजेबल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या लिखते हैं, मास 0 लेते हैं, और चार्ज सबको पता है -1, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या होती है 1.672 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होता है। तो इसको 1 यूनिट मान लिया सिंबल में। यानी प्रोटॉन को अगर हम लोग +1 लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या लेंगे, -1। अब प्रोटॉन का सिंबल हमने क्या लिखा, +1 1। +1 मींस याद रखना इसको अपन क्या बोलेंगे, चार्ज, और इस 1 को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मास। यानी प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन के मास के बराबर माना गया है, इट इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, H+। ये जो H+ होता है ना, इसको बोलते हैं प्रोटॉन, सिंबल होता है, याद रखना। और इसको मानते क्या है, 1 यूनिट, याद रखना। तो अगर प्रोटॉन का मास तुमने 1 यूनिट लिया तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, 1/1840 इंटू 1, मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास होगा 1/1840 यूनिट, याद रखना, बहुत कम, इसलिए इसको क्या लेते हैं, 0। ठीक है, तो ये चार्ज है, ये मास है। आपको पता है न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए यहां चार्ज क्या लिया मैंने, 0। और मास क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है, ऑलमोस्ट। लेकिन अगर कोई पूछे कि सबका मास अरेंज करो, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम, देन कम्स प्रोटॉन एंड देन कम्स न्यूट्रॉन, याद रखना, ये मास रिलेशन है। इलेक्ट्रॉन के बाद कौन आएगा, प्रोटॉन, प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हैज मोर मास देन प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज रिमेंबर। सिंबल सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। क्यों लेते हैं प्रोटॉन को, क्या लिखते हैं, H+, मतलब ही होता है प्रोटॉन। और हाइड्रोजन का सबको पता है मास क्या लेते हैं, 1 ही तो लेते हैं, इसलिए प्रोटॉन के मास को हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 यूनिट मान लेते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह में या सिंबल लिखने के टर्म्स में। क्लियर। अब आया कि साइंटिस्ट को पता हो गया कि देयर आर वन मोर पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम व्हिच हैज नो चार्ज। तो इसको ढूंढा किसने, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने क्या किया, बेरिलियम के ऊपर, बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल से अटैक किया। आपको पता है बेरिलियम का सिंबल क्या होता है, वेट फॉर अ मोमेंट, बेरिलियम का सिंबल होता है बी, और अल्फा पार्टिकल को हम लोग क्या लिखते हैं, याद करो, हीलियम प्लस आयन। अच्छा, देयर आर 3 पार्टिकल, याद रखना, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा पार्टिकल को क्या बोलते हैं, हीलियम प्लस आयन। बीटा पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है गामा पार्टिकल क्या है, क्या होता है, गामा रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और ये सब किससे निकलते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, दोज मटेरियल व्हिच कैन इजीली इमिट अल्फा, बीटा एंड गामा रेज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव मटेरियल।
तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल से बेरिलियम पे अटैक किया जेम्स चैडविक ने, तो क्या देखा, ये देखो हीलियम प्लस प्लस आयन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो क्या बन गया, कार्बन बन गया, मींस बेरिलियम चेंज होकर कार्बन बन गया, और साथ में एक रेडिएशन निकला जिसको हम लोग क्या लिखे, 0N1। ठीक है, और इसी चीज को उन्होंने क्या बोला कि ये एक पार्टिकल्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो अगर कोई पूछे कि हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय द जेम्स चैडविक बाय द bombardment of alpha particle on beryllium, and he found there is a particle which has mass slightly equal or slightly more than the mass of proton। समझ में आया। और ये अल्फा पार्टिकल लाया कहां से था, पोलोनियम। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल था और उसी से इस पे अटैक किया, ये देख रहे हो, इसी से आपका निकला था न्यूट्रॉन्स। ये पूरा एक्सपेरिमेंट था जेम्स चैडविक का, याद रखना, ध्यान से देख लो, समझ में आया। तो अगर कोई पूछे कैसे निकला, तो इस तरीके से मास ऑफ न्यूट्रॉन देखो, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक चार्ज न्यूट्रॉन का, जी स्पेसिफिक चार्ज मतलब क्या, E/m। आपको पता है E 0 है, तो 0/1 तो 0 ही होगा ना, तो इसका क्या होता है, 0 होता है। तो अगर कोई पूछे E/m रेशियो सबसे ज्यादा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद न्यूट्रॉन का। ये हमेशा याद रखना बच्चों। किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार अगर मैं आपको ब्रीफिंग कर दूं, थोड़ा सा वेट करो। और इस चीज को ध्यान रखना बच्चों, जो मैं बता रहा हूँ ना। ये सब ब्रीफिंग थी। सो व्हाट वाज आई वाज डिस्कसिंग, एक चीज अब देखो, इफ दे आस्क मास के टर्म्स में रिलेट करो, सो इलेक्ट्रॉन हैज लेस मास देन प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन, याद रखना इस चीज को। क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉन का मास पूछे 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, और तुम लिख सकते हो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये ध्यान रखना। अगर प्रोटॉन का मास पूछे तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, या इसको क्या लिखोगे, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, याद रखना। अब न्यूट्रॉन का अगर कोई मास पूछे तो क्या लिखोगे, न्यूट्रॉन का मास 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, या लिखोगे 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। क्लियर। और अगर कोई पूछे हु डिसाइड द मास ऑफ एटम, सो मास ऑफ एटम विल बी डिसाइडेड बाय द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर। प्रोटॉन को सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं, H प्लस से भी शो करते हैं। H प्लस मतलब ही क्या होता है बच्चों, याद रखना, प्रोटॉन। क्लियर। और अब अगर पूछे E/m का रेशियो पे अरेंज करो, तो सबसे ज्यादा E/m का रेशियो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का क्या होता है बच्चा, 0। प्रोटॉन का E/m रेशियो सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होता है, व्हेन वी टेक हाइड्रोजन गैस। अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो E/m का रेशियो सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज हाइड्रोजन हैज लेस मास। अगर लेस मास होगा तो E/m का वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा। क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी, चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट सेम होता है। E/m का रेशियो कैसे ढूंढते, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलो अब आ जाते हैं, नेक्स्ट जो होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब यहां से थोड़ा समझना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम में मींस we know now atom contain what, atoms has electrons, atoms has protons और atoms and neutron। अब ये कैसे अरेंज हैं, इनके बारे में सबसे पहले अभी हम लोग को जानना होगा। तो सबसे पहला मॉडल कौन था, जल्दी बता दो। सबसे पहला मॉडल था थॉमसन, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, याद रखना। दूसरा मॉडल था रदरफोर्ड, रदरफोर्ड मॉडल, ये भी आपने पढ़ा होगा।
तीसरा आपका था बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, बोर्स मॉडल याद रखना इस चीज को, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। फोर्थ आपका था, ये तीनों तो आप नॉर्मली जानते ही हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है समरफेल्ड। क्लियर, समरफेल्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ये थोड़ा वीवीआई है। ये जो आपके चार मॉडल ऑफ एटम दिए गए थे जिससे हम लोग धीरे धीरे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। बट एक छोटी सी चीज मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद इन सबको बताऊंगा। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे लिखते हैं इस चीज को ध्यान रखना, ये ट्राई करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैसे अरेंजमेंट होता है। याद रखना, पहला होता है ऑर्बिट वाइज। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इससे मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्बिट क्या होते हैं जल्दी बता दो, के एल एम एन। क्लियर, आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 2n²। तो अगर कोई पूछे के मतलब फर्स्ट ऑर्बिट मीन्स एन की वैल्यू क्या होगी 1, मीन्स के में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 × 1², 2। एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एन इज इक्वल टू 2, तो एल में होंगे 2 × 2², 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा, एम में क्या होंगे, एन इज इक्वल टू 3, मीन्स 2 × 3² मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18। एन में एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, मीन्स 2 × 4² मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 32। सो के एल एम एन ओ सो ऑन। अगर कोई पूछे ओ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एन इज इक्वल टू 5, ये नीट का क्वेश्चन था। 2 × 5², 50 इलेक्ट्रॉन। अगर पूछा था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ओ सेल, सबको पता है KLMN पढ़ते हैं लेकिन ओ भी तो आता है, तो ओ में कितने होंगे 2 × 5, क्योंकि ये अगर न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, इसको क्या बोलते हैं KLMNOP। ये तुम्हें डिटेल में बताऊंगा, बट पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लो। अब अगर कोई पूछे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो ऑर्बिट वाइज, ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं सेल, तो क्या लिखोगे KLM। के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो लिखोगे 2। बचे कितने 9। एल में मैक्सिमम कितने होते हैं 8, अब बचा कितना 1, सो 281 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अगर मैग्नीशियम के लिए पूछे तुमसे तो क्या लिखोगे 282। एल में कभी भी 8 से ज्यादा नहीं होंगे। अगर एल्युमिनियम के लिए पूछे तो यू विल राइट 283। सिलिकॉन के लिए अगर आपसे कोई पूछे यू विल डू 284। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ऑर्बिट वाइज आप क्लास 9 10th में ही जानते हो। अब देखो जो इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्बिट हो गया, अब होता है सब ऑर्बिट वाइज। मींस ऑर्बिट के भी छोटे ऑर्बिट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सब ऑर्बिट। ठीक है, जिसको हम लोग सबसेल भी बोलते हैं। सबसेल को देखो कैसे सिंबलाइज करते हैं, SPDFG। याद रखना इस चीज को, याद रखना हमेशा। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, पी में कितने होंगे 4 ऐड कर दो, 2 + 4 कितना होगा 6। डी में कितने होंगे, फिर से 4 ऐड कर दो 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में कितने होंगे, फिर से 4 ऐड कर दो 14 इलेक्ट्रॉन। जी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर से 4 ऐड कर दो 18 इलेक्ट्रॉन, सो ऑन। अब अगर कोई पूछे कि आप बताओ कि सब ऑर्बिट वाइज कैसे लिखोगे, अब देखो पहले के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 1, तो के में सिर्फ एक ही सब ऑर्बिट होंगे दैट इज एस। अच्छा, एल के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है 2, तो बताओ कितने सब ऑर्बिट होंगे, 2 सब ऑर्बिट एस और पी। चलो एम के लिए एन की वैल्यू क्या होती है बच्चा 3, तो कितने सब ऑर्बिट होंगे एस पी डी। अच्छा, एन के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है 4, तो कितने सब ऑर्बिट होंगे 4 एस पी डी और एफ। अच्छा, एम KLMN ओ के लिए एन की वैल्यू क्या होती है 5, तो कितने सब ऑर्बिट होंगे बोलो SPDFG। बोलो इसमें किसी को डाउट है? बिल्कुल इजी है, इसको बोलते हैं सब ऑर्बिट। देखो इस चीज में किसी को प्रॉब्लम है? सब ऑर्बिट वाइज SPDFG, हाँ या ना देखो तो, आ गया समझ में? दिया गॉट इट? हाउ टू फाइंड द सब ऑर्बिट? अरे ये क्या हो रहा है, वेट फॉर अ मोमेंट। हाँ चलो, ये ध्यान रखना, ठीक है। SPDFG इस तरीके से आपके आते हैं। चलो अब देखो के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 1,
तो क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं 1, तो इसका नाम क्या लिखूंगा 1s, इसका नाम क्या लिखूंगा 2s और 2p, इसका नाम 3 है तो क्या लिखोगे 3s 3p 3d, इसका नाम क्या लिखोगे 4s 4p 4d और 4f, इसका नाम क्या लिखोगे 5s 5p 5d 5f 5g सो ऑन। ये तो बहुत आता ही नहीं है, यहीं तक आता है। उसके बाद आगे चले जाओ 6x 6p 6d 6f 7s, इस तरीके से होता है। तो यानी अगर स्टार्टिंग आपसे कोई पूछे लिखने के लिए तो हमेशा इस चीज को याद रखना कि सब ऑर्बिट वाइज अगर कोई लिखने आपसे पूछे, वेट so if anyone asks you to write down the electronic configuration by suborbit wise, तो इस चीज को याद रखना। पहले क्या लिखोगे 1s, फिर 2s, then 2p, then 3s, then 3p, ठीक है, then 4s, then 3d, ऐसे आएगा। और ये क्यों फिल होता है ये तो ऐसे आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका रूल होता है n+l रूल, खैर वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले 1 to 20 तक समझ लो। s में 1s में मैक्सिमम कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s में भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में मैक्सिमम कितने होंगे बोलो 6, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। फिर s में बोलो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। याद रखना वेदर इट इज 1s 2s 3s, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने इंटर हो सकते हैं दो से ज्यादा कभी नहीं होगा। अब ध्यान दो, अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम का बताओ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप कैसे फिल करोगे, पहले 1s s में कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या आएगा 2s 2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या आएगा 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 से ज्यादा होंगे नहीं, उसके बाद 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो होंगे, काउंट करके देखो तो 2 2 4 6 6 4 10 + 2 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन है कितने 11, तो 3s में क्या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, तो रेस्ट 3s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जल्दी बताओ, 3s में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या लिखोगे 3s1। अगर आपसे कोई पूछे सिलिकॉन का बताओ, सिलिकॉन का बोलो स्टार्ट करो 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2, कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया आपने 2 2 4 6 4 10 to 12, अब बचा क्या 14, मीन्स 2 मोर 3p2, मीन्स p में कितने इलेक्ट्रॉन इंटर हो सकते हैं 1 to 6, 7 कभी मत लिखना, p में 7 आपको नहीं लिखना है, 8 नहीं लिखना। डी में कितने इलेक्ट्रॉन इंटर हो सकते हैं 1 to 10, लेकिन डी में अगर कोई पूछे 11 इंटर होंगे नहीं, याद रखना इस चीज को। क्या आप इसको ये चीज समझ में आ गई। अगर आपसे कोई पूछे कि पोटेशियम का लिखो तो पोटेशियम का कैसे लिखोगे जल्दी बता दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए देखो 18, 3p के बाद क्या आता है 4s 1, क्लियर। अब आपसे कोई पूछे आयरन का लिख के बताओ, आयरन का होता है 26, 1 to 30 सबको याद होना चाहिए, इस चीज को हमेशा याद रखना, क्लियर। तो अगर 26 में क्या लिखोगे जल्दी बताओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, क्लियर। अब कितने हो गए 20, 4s के बाद क्या आता है 3d, बचे कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो 3d6। देखो सबको समझ में आ गया, राज रिया दोनों आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। ये हो गया आपका, सबको समझ में आया, गॉट इट। ये हो गया सब ऑर्बिट वाइज, क्लियर। हाँ चलो चलो अब दूसरा देखो, पार्डन। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपका आता है ऑर्बिटल वाइज, याद रखना इस चीज को, ऑर्बिटल वाइज ये सब चीजें आपके आगे काम आएंगी, मैं धीरे धीरे कल एटॉमिक स्ट्रक्चर बताऊंगा। ऑर्बिटल वाइज देखना, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, तो एस में एक ही ऑर्बिट होंगे, इस तरह से साइन होता है, एक इलेक्ट्रॉन सीधा बढ़ेगा एक इलेक्ट्रॉन ऐसे उल्टा। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो याद रखना पी में कितने ऑर्बिट होंगे 3, मतलब एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ऐसे फिल होंगे देखो 1 2 3 4 5 6। डी में, डी में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, तो डी में कितने ब्लॉक होंगे जल्दी बताओ 5 ब्लॉक होंगे, इस तरीके से याद रखना।
1 2 3 4 एंड 5। कैसे फिल होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जल्दी बता दो बच्चा? 14 इलेक्ट्रॉन। तो एफ में कितने ब्लॉक होंगे? एफ में ब्लॉक हो जाएंगे आपके 7 इस तरीके से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 and here is a 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस चीज को याद रखना। अब अगर कोई पूछे ना सोडियम का फिल करो 11, तो क्या फॉर्मेट होता है जल्दी बताओ? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो कैसे ब्लॉक फिल करेंगे देखो, ये हो गया s 1s के लिए, ये हो गया 2s के लिए। नीचे लिखोगे 1s 2s। 2p में p में कितने ब्लॉक होते हैं? 3, ऐसे लिख दो। यहाँ पे लिख दो 2p। और 3s में क्या होंगे? ऐसे ब्लॉक लिख दो। अब इनको फिल करो। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 1 एंड 2। 2s में 2 1 एंड 2। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे फिल करना 1 2 3 4 5 6। और s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। हो गया ये 3s। क्लियर? देखो प्रॉब्लम है नहीं है? ये ऑर्बिटल वाइज है। इसके बिना आप ये जो मैं बता रहा हूं यही इंपॉर्टेंट है। क्वांटम नंबर इसी से हम लोग सीखेंगे, याद रखना। बाद में मैं पूछूंगा व्हाट इज द बेस ऑफ क्वांटम नंबर, ये सब आएंगे। ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स, ये जो मॉडल मैंने आपको बताया समरफेल्ड मॉडल, बोर्ड थ्योरी, ये सब इसमें आएंगे। अगर कोई पूछे मैग्नीशियम का लिखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 और 3s2। तो अगर इसको फिल करने आपसे कोई पूछे तो कैसे फिल करोगे? देखो एस में एक ही ब्लॉक, एस में एक ब्लॉक, पी में कितने ब्लॉक होंगे? 3 ब्लॉक, एस में 1 ब्लॉक। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट करो। 1 2 1 एंड 2 1 2 3 4 5 6, एस में 1 एंड 2 हो गया। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि सर आयरन का फिल करो, आयरन 26 होता है, कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। इसी तरीके से आप फिल करते चले जाओगे। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो चलो आप एक बार ट्राई करो mn का। mn का 25 होता है। अच्छा mn का तुम सेल वाइज कैसे लिखोगे जल्दी बताओ? k l m और n। मैं सेल वाइज सब तरह से बता देता हूँ। सेल वाइज 2 8। उसके बाद बताओ, उसके बाद यहाँ पे m में कितने आएंगे? मैक्सिमम 18। एक चीज याद रखना, जब भी mn का, एक मिनट रुको, mn जानने से पहले मुझे थोड़ा सा ये बताना है, इसको हटा देते हैं। पहले वो 20 तक का सीख लेते हैं, ठीक है? जैसे सपोज करो किसी ने आपसे पूछा फास्फोरस का सेल वाइज बताओ, सब सेल वाइज बताओ, ऑर्बिटल वाइज बताओ। तो सेल वाइज देखो के एल एम क्या लिखोगे? 285, ये हो गया सेल वाइज। अब सब सेल वाइज पूछे तो क्या लिखोगे जल्दी बताओ? 1s2। उसके बाद क्या लिखोगे? 2s2 2p6। देन क्या लिखोगे? 3s2 3p3। ऐड करके देखो 2, ये देखो 2, 6 + 2 8, ये देखो 8, 3 + 2 5 आ गया। ये हो गया सब सेल वाइज। अब ऑर्बिटल वाइज देखो ऐसे, फिर 2s, फिर 2p में क्या लगाओगे? 3, उसके बाद 3s, और उसके बाद क्या लगाओगे? 3p। क्या कोई प्रॉब्लम है? लिख दो नीचे 1s 2s 2p 3s और 3p। नाउ बाय दिस वे यू कैन फिल लाइक दिस 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 1 एंड 2। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 1 2 3। बताओ आ गया सबको समझ में? ऑल गॉट इट? यू ऑल गॉट? नाउ सपोज अब मैं तुमसे पूछूं कि अब आपको लिखना है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। कैसे लिखोगे जल्दी बताओ? के और एल 2 एंड 6, दिस इज सेल वाइज। सब सेल वाइज बताओ 1s2 2s2 2p4। हो गया। अब अगर ऑर्बिटल वाइज पूछे, ये एक ब्लॉक, 2s के लिए 1 ब्लॉक, और p के लिए हमेशा याद रखना 3 ब्लॉक होंगे, वेदर इट इज 2p 3p 4p, कुछ भी हो जाए। यहाँ लगाओ 1s, यहाँ लगाओ 2s और यहाँ लगाओ 2p। इलेक्ट्रॉन फिल करो 1 and 1 2 1 and 1 2 1 2 3 एंड 4। कंप्लीटली क्लियर हो गया सबको? पूरा क्लियर हो गया आई थिंक। कहीं किसी को कोई डाउट नहीं है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया,
जो मेरे प्रीवियस लेक्चर है उसमें मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोमर्स, आइसोस्टर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सब मैंने आपको बता दिया। तो जो अब नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड, बोर थ्योरी और सारे के सारे। अब चैप्टर स्टार्ट हो गया, सारे के सारे डेरिवेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास मेरी ट्यूसडे को है इसी टाइम में, तो अपन ट्यूसडे को फिर ज्वाइन करते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।